दरगाह बस स्टैंड के पास एक डिज़ायर गाड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला है। बॉडी थोड़ी फूली हुई अवस्था में है और पुलिस को इसकी सूचना एक व्यक्ति द्वारा दी गई। मौके पे हम लोग इसका मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। फील्ड यूनिट को भी बुलाया है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है। बॉडी को सारे साक्ष्य संकलन यहाँ पे करने के बाद जो है उसको पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जाएगा। उसके घर वालों को भी है जो है वो सूचित किया जा रहा है। सर बॉडी कितनी देखिए, बॉडी ज़्यादा समय पुरानी नहीं होगी क्योंकि ये व्यस्ततम चौराहे में से एक है और आज कर्फ्यू होने के बावजूद बस स्टैंड हमारे सारे खुले हैं। तो एक व्यक्ति ने सूचना दी है, अभी कितनी कब की होगी बॉडी ये सब पीएम में जो है वो आ जाएगा। सर जिस प्रकार से लॉकडाउन आज से लागू हुआ और वो चेकिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी ये बॉडी यहाँ देखिए, गाड़ी खड़ी हुई है, हो सकता है कोई बस स्टैंड में छोड़ने के लिए आया होगा और उसी समय में घटना जो भी हो उसको क्या मेडिकल कंडीशन हुई है, क्या है एग्जैक्टली घटना, ये पीएम के बाद पता चलेगा। आगरा में जो रात से ऑक्सीजन की किल्लत कुछ स्टार्ट हुई थी, उससे पहले सरकार ने इमीडिएटली हमारे पास 2 टैंक भेज दिया। एक टैंक हमारे एशियन मेडिकल में आ गया है, यहाँ उनकी आपूर्ति हो गई है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे 6 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास लिक्विड ऑक्सीजन होता है, यहाँ से हम उसको भेज करके उनके टैंक में भरवा देंगे अभी। इसके अलावा एक और हमारी 16 MT की ट्रक जो है मोदी नगर से पिछले 2 घंटे पहले निकल चुकी है। स्पॉट करके गाजियाबाद पुलिस और हमारी आगरा की पुलिस उसको स्पॉट करके लेके आ रही है। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं प्राइवेटाइज कर लिया गया है, वहाँ से हम उनको सप्लाई करेंगे। इसके अलावा एसओएस बेसिस पर हम लोगों ने जब सीएमओ के पास थे, कुछ हमारे बगल के जिलों से, मैनपुरी से, फरीदाबाद से हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट करके एक हमारा यहाँ पे हमने अपना कंट्रोल एंड कमांड बनाया है ऑक्सीजन को लेकर के भी, वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में जब दिक्कत हो रही थी तो हम लोगों ने कुछ 20-25 सिलेंडर लेकर के कुछ सिलेंडर जहाँ जरूरत से भिजवाया था। टीम कोशिश कर रही है 24/7 प्रयासरत है, डॉक्टर से प्रयासरत हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है पैनिक ना हो, पूरी तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। जितना प्रयास ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा करेंगे। महत्वपूर्ण है कि लोग घर के अंदर रहें, मास्क लगा के जब भी निकले बाहर लगा के चलें, कोई भी प्रोटोकॉल उसका उल्लंघन न करें ताकि हम इस चेन को ब्रेक कर सकें।
रेलवे के कर्मचारी आते थे, अब सबकी अलग अलग छूट करती है, कौन हाल ही आप बता दीजिए। व्यवस्था देख लेंगे कोरोना दिल्ली से हमारे सामने में अंधेरा छाया और एक गाड़ी वाला हमें मार करके चला गया। हमारी पूरी टेम्पो पलट गई सर। टेम्पू जा रहे थे। आप दिल्ली से टेम्पो कहाँ लेके जा रहे थे? ये इटावा आ रहे थे सर। कहाँ पर पलटा है ये? रुपतपुर में पलटा हुआ था। अच्छा, दिल्ली से इटावा तक टेम्पो से जा रहे थे? क्यों, क्या कारण था ऐसा? सर बस ऐसे ही पूरी फैमिली थी इसीलिए चले आए। खुद का टेम्पो
खुद का टेम्पुआ था। नहीं, ये क्या करते हैं वहाँ पर लोग, आप लोग? सर कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ अपना बिजनेस, जैसे अंकल बिजनेस करते हैं। क्या प्रवासी मजदूरी करते हैं? प्रवासी मजदूर हैं हम। लॉकडाउन के चक्कर में, जो कोरोना का काल चल रहा है, इस चक्कर से हम परेशान होकर के हमारी नौकरी भी बंद हो चुकी है, रोजगार भी बंद हो गया है, 6 बजे तक काम चलता है। इस चक्कर से हम अपने घर जा रहे थे कि अपने घर पहुंच जाएंगे, जो होगा हमारे परिवार के साथ होगा। इस चक्कर से हम घर आ रहे थे और गाड़ी वाले ने हमें मार दिया और हमारी ये हालत हो गई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं आप? 5 लोग घायल हुए हैं। एक ही परिवार के 5 लोग? हाँ सर, नहीं, 2 परिवार के हैं, अलग अलग सदस्य हैं सारे परिवारी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती कोरोना काल के बीच सादगी से मनाई गई। फिरोजाबाद के टूंडला में जैन समाज के लोगों द्वारा फलों का वितरण किया गया। साथ ही महावीर जयंती के मौके पर आवारा पशुओं के लिए पानी पीने की भी व्यवस्था कराई गई। जैन समाज द्वारा जगह जगह नाद लगवाकर आवारा पशुओं के जल पीने की व्यवस्था कराई गई। जैन समाज के लोगों का कहना है कि भगवान महावीर स्वामी की जयंती के मौके पर भगवान से यही प्रार्थना की गई कि देश कोरोना काल के संकट से बाहर निकले और कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त करे। कोरोना काल के चलते भगवान महावीर स्वामी की जयंती को सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस मौके पर टूंडला जैन समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे जैन समाज के, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन कल्याणक महोत्सव है जी। 2026 संवत महोत्सव मनाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से हमने बहुत ही छोटा और बहुत ही सीमित कार्यक्रम किया है जी। और मास्क और दूरी के उपलक्ष्य में हमने जो आवारा जानवर भटकते हैं उनके लिए ये नादें मंगाई हैं, जिसमें पानी भर के रखा जाएगा। कितनी नादें हैं ये? करीब हमने 10-11 नादें हैं। तो ये आपने किसी संगठन के थ्रू मंगाई है या आपने खुद से अलग से मंगाई है? कैसे मंगाई है? ये सब लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने, समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंगाई है और ये जगह जगह रख के इसमें पानी भरने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जानवर गर्मी में प्यासे ना भटकें। इसके अलावा यहाँ वितरण का क्या कार्यक्रम है? वितरण के लिए अब जैसे लॉकडाउन है तो ये छोटे मोटे मतलब केले का ही प्रोग्राम है जी। वैसे तो भव्य आयोजन होता था जी। पिछली साल भी लॉकडाउन में चला गया, ये साल भी लॉकडाउन में चला गया जी। तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलवाए। ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल की समस्त सम्मानित जनता से मैं अपील करता हूं कि मुझे अपना अमूल मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बना सके, जिससे मैं आपके बीच सेवा कर सकूं। जी, जैसा कि अभी ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल से चुनावी मैदान में मेरी माताजी श्रीमती मीरा देवी बघेल प्रत्याशी हैं और मैं जनता से अपील करता हूं, ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल की समस्त क्षेत्रीय और सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। हमारी जीत आपकी संपूर्ण जीत होगी। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विकासी मुद्दा रहेगा। अम्बेडकर पार्क की जो व्यवस्था है बरसों से खराब चली आ रही है। मैं देखता हूं, मैंने जब से सोच संभाली है अम्बेडकर पार्क हमारे गांव का देखते हुए और गांवों में अम्बेडकर पार्क की व्यवस्था इतनी बढ़िया रहती है जो कि देखने में लोगों को अच्छा लगता है। हमारा पार्क ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल बुरी स्थिति में, उसे विकास कराना, पूरी तरह हरा भरा करना इस पंचवर्षीय योजना का मेरा मेन काम रहेगा। निधि का सदुपयोग करना, प्राथमिक विद्यालय बच्चों की उपस्थिति कराना अनिवार्य होगा। विकास समिति के माध्यम से गांव की गलियां, खरंजे, नाली उनको दुरुस्त कराना, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति कराना और ये गांव में गरीब परिवार है उन्हें आवास मुहैया कराना, गांव में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लाइटों को लगवाना, वाईफाई जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उनके लिए वाईफाई उपस्थित कराना और अम्बेडकर पार्क का विकास कराना, ये मेरे मेन काम होंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इन्हें बिना भेदभाव के बंधवाना, ये मेरे मेन काम रहेंगे, जिससे गांव में कोई
ये ना लगे कि आज मेरे वो वृद्धा है, परेशान है, जिससे सुविधाएं रहेंगी उनके लिए, बुढ़ापे की एक सुविधा बन जाएगी, आजीविका बन जाएगी उनकी। और इसी बात को लेकर मैं गांव की जनता से अपील करता हूं कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाने की कृपा करें और अब अपना कीमती वोट देकर सत्येंद्र चौधरी को किताब पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। मैं अंबिका प्रसाद लोधी अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका दें। मेरा चुनाव चिन्ह कार है, कार पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आपका सेवक बनकर आपके दुख दर्द में काम आऊं और मेरी जीत आप सब भाइयों की जीत होगी, मेरी पंचायत की जीत होगी। मेरी जनता से यही अपील है कि पहले उन्होंने 5 साल पहले मुझे जो आशीर्वाद दिया था, और अगर मेरा न्याय चरित्र सही है तो मैं यानी जनता को बार बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज भी मुझे सहयोग कर रही है। और उनसे बात बस यही है कि अगर मेरा न्याय चरित्र अच्छा है या समाज में मैं अपना अच्छा कर सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं, अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, तो पुनः मुझे यानी आशीर्वाद दें। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और स्वागत करता हूं आपका एपीसी न्यूज़ में। एपीसी न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं एक खास शख्सियत जो कि विधायक हैं टूंडला के, श्री प्रेमपाल सिंह धनगर। प्रेमपाल धनगर से हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हम बूथ से लेकर संसद तक जो हमारी प्रक्रिया है, किस तरीके से विधायक का चयन करना है, किस तरह से सांसद का चयन करना है और जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर। और बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रेमपाल सिंह धनगर। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि टूंडला ने आपको चुना विधायक के तौर पर और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है जो टूंडला विधानसभा के 8 वार्ड हैं, उन पर क्या रणनीति है आपकी, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को, एपीसी न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपने मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं यहाँ पर विधायक बना एक कार्यकर्ता के रूप में, यहाँ पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद यहाँ की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है जिन्होंने मुझे यहाँ पर विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद जो जिम्मेदारी थी मेरी, जो मैंने वायदे किए थे कि सड़कें पक्की होनी चाहिए, खारा पानी की समस्या है वह पानी मीठा मिलना चाहिए, और नियामतपुर से फतेहाबाद को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल है, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी थीं जिन पर मैं गंभीरता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, अपने लेटर पैड पे लिखा, उनसे मैंने निवेदन किया। तो लगभग 70 सड़कें लेकर के गया, उनमें से लगभग 40 सड़कों का टेंडर होने जा रहा है, जो अभी आचार संहिता चल रही है, उसके बाद टेंडर हो जाएगा, सड़कें वो पक्की हो जाएंगी। और बाकी बची हुई सड़कों को भी हम पक्का कराएंगे, उनसे मिलकर के कहेंगे और धनराशि हमारे विधानसभा में दी जाए जिससे ये सारी सड़कों की समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कह दिया कि आपकी विधानसभा में खारा पानी है, तो मुझे आश्वासन दिया, तो उन्होंने हर घर जल हर घर नल वाली व्यवस्था के तहत मुझे हर पंचायत पर एक बड़ी टंकी लगवा करके और हर घर में नल और हर घर में जल, जो मीठा जल सबको मिलेगा, वो हर गाँव में समस्या का समाधान होगा। वो भी प्रक्रिया चल रही है, जगह को चिन्हित कर रहे हैं, जगह मिल जाएगी और ये बड़ी कंपनी को ये टेंडर दे रखा है, तो ये भी पानी की समस्या का समाधान होने जा रहा है। और भी जैसे नियामतपुर से फतेहाबाद को जोड़ने वाला पुल, उसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, पैड पर लिख करके ले गया, तो वो उसका भी प्रस्ताव हो गया है, लगभग 58 करोड़ का उसका सर्वे भी हुआ और प्रस्ताव बन करके
लखनऊ पहुंच गया है ईएनसी में। उसके बाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैंने यहाँ पर जो निषाद समाज है, जहाँ उनकी बेटियाँ पढ़ने के लिए शहर तक नहीं आ पाती, उनकी समस्या थी, तो मैंने वो विद्यालय डिग्री कॉलेज दिया है। वो भी जगह चिन्हित की जा रही है, वो जगह मिल जाएगी तो उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे सियर देवी पर बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ मेरे को लगा कि पर्यटक क्षेत्र बनना चाहिए, जगह भी काफ़ी है, 24 बीघा ज़मीन है, तो वहाँ पर मैंने पर्यटक क्षेत्र के रूप में अभी 50 लाख रुपए अभी पर्यटक क्षेत्र के माध्यम से मैंने दिए हैं। उन पर काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें शौचालय और नहाने के बाथरूम अलग अलग महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए बनेंगे। एक बड़ा हॉल बनेगा अभी, और जो मेला लगता है वहाँ पर इंटरलॉकिंग होगी, बाकी फुलवारी वगैरह सारी व्यवस्था 50 लाख में हो जाएगी। और भी माननीय पर्यटन मंत्री से निवेदन करूँगा कि मुझे करोड़ों रुपया दिया जाए, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बने कि यहाँ के टूंडला के शहर के लोग भी वहाँ देखने के लिए जाएँ, अच्छा पर्यटक क्षेत्र बने। उसको लेकर के भी बड़ा गंभीरता मुझको है, और बाकी जो भी समस्याएं उसका समाधान करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ जी। जैसे पंचायत चुनावों में मेरा यहाँ पर विधायक होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे विधानसभा में 8 वार्ड हैं, जिसमें 8 के 8 वार्ड जीत करके मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को दूँ, जिससे मेरी जो विधानसभा है उसमें जीत करके जाएं, जिससे यहाँ की सभी सारी जनता को श्रेय जाए और सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाए। जी, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपके सामने एक चुनौती है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल की विरासत कहा जाता है इसे, और एसपी सिंह बघेल का एक प्रभाव भी है कहीं ना कहीं, और क्योंकि अब वो सांसद हैं आगरा के और विधायक आप हैं, विधानसभा की विरासत आपको मिली है। यहाँ वार्ड नंबर 21 आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, वार्ड नंबर 20, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पैरेलल ऐसे लोग उतारे हुए हैं जो कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव आपके जो वोट बैंक भाजपा का माना जाता है उस पर रहेगा। और वार्ड नंबर 21 पे क्योंकि आपके बघेल समाज से ही मंजू देवी बघेल चुनाव लड़ रही हैं, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि बघेलों को इकट्ठा रखना और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी क्योंकि कहीं ना कहीं सहन लगाएगी, और भी लोकदल है, लोकदल में जाट, क्योंकि लोकदल ने रजनी यादव को टिकट दिया है 21 नंबर पे, वहाँ जाट और यादवों का समीकरण करीब 15,000 का बनता है 21 नंबर पे, वहाँ पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चल रही है। हमारी पार्टी में सभी समाज का समावेशन है, हर समाज को टिकट दिया गया है, जाट को भी दिया गया है, निषाद को भी दिया गया है, हमारे क्या नाम है इसमें बघेल को भी दिया गया है, धनगर को भी दिया गया है, कुशवाहा को भी दिया गया है, जाटव को भी दिया गया है, हर शंखवार जी को दिया गया है। तो हर समाज को हमारी विधानसभा में जब टिकट दिया है, पूरे ज़िले में सबको दिया है टिकट, सभी समाजों को, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी समाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं, तो वो टिकट देने से वो कहीं भटकेंगे नहीं। हर समाज, चाहे निषाद समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो आपका राठौर समाज हो, सविता समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, ये सारे समाज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य को ही वोट देंगे और वो भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चलती है। ऐसी पार्टी जो केंद्र और प्रदेश में सरकार जो है उसकी बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, सबको देने का काम कर रही है। उसके दरवाजे पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर हर योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहा है। तो सब हर समाज पार्टी के सभी जितने जिला पंचायत सदस्य के खड़े हैं उनको वोट देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहीं टिक नहीं रही है, उसमें कोई विश्वास जनता का नहीं रहा है, किसी भी समाज का विश्वास नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो मैंने सुना है कि 33 में से लगभग 22 हैं, शायद 28 टिकटें तो यादव को दी हैं, उनका कहाँ है? नहीं, आपने भी तो 60 टिकटें यहाँ लोगों को दी हैं। नहीं, तो हमने सबको दिया है ना,
हमने लोधी को भी दी हैं, बघेल को भी दी हैं, यादव को भी दी हैं, हमने निषाद को भी दी हैं, जाट को भी दी हैं, हमने ब्राह्मण को भी दी हैं, कुछ जाति हैं जो SC ST में भी हमने सबको दिया है। तो सबको हमने बराबर का सम्मान पार्टी में दिया है। तो उस सम्मान के तहत पार्टी सबको दे रही है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को 14 वार्ड आपको मैनेज करने हैं, सॉरी 8 वार्ड हैं आपके, 8 वार्ड आपको मैनेज करने हैं। उसके बाद पार्टी ने किस तरह से और जिम्मेदारियां दी? देखिए, मैं 8 वार्डों में तो मैं जा ही रहा हूँ जी, और मेरी मतलब ये बनता है, फर्ज बनता है कि मैं पूरे जिले में हर वार्ड पर जाऊँ और जाऊँगा। और मुझे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आदेशित किया मेरे को कि आप प्रेमपाल आगरा में भी जाओ। तो मैं फतेहाबाद विधानसभा, एतमादपुर विधानसभा में लगभग 6-7 वार्डों में मैं गया। उसके बाद मुझे एटा में भेजा। एटा में सभी वार्डों में, अलीगंज से लेकर के मारेरा तक में गया। सभी वार्डों में मैंने वोट मांगे, नुक्कड़ सभाएं की। उसके बाद मुझे आदेश आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने किया कि आप मैनपुरी जाइए। तो मैनपुरी में भी, पूरी मैनपुरी में जितने भी वार्ड थे सभी वार्डों में मैंने नुक्कड़ सभाएं की, समाज से वोट मांगा। उसके बाद मैं अपनी विधानसभा में लग गया था। फिर एक आदेश और मिल गया उनका कि आप कासगंज जाइए। मैंने निवेदन किया उनसे कि मेरा 26 को चुनाव है, मुझे कासगंज मत भेजिए। उन्होंने कहा 26 को वहाँ पर भी चुनाव है, वहाँ आपकी मांग है, तो प्रेमपाल जी आप जाइए। तो मैं कासगंज अभी जा रहा हूँ। कासगंज सभी वार्डों में जा कर के नुक्कड़ सभाएं रखूँगा और भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को सबको वोट दिलाने का काम करूँगा। फिर आकर के 2 दिन का समय मिलेगा अपनी विधानसभा में आकर के और अपने ज़िले में लगाऊँगा। तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए, मैं सुबह से निकलता हूँ, देर रात्रि तक मैं कार्यक्रम में रहता हूँ। और कार्यक्रम में रहने के बाद मैं घर पे एक दिन भी, मतलब 1 घंटे भी व्यर्थ समय खराब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़े गंभीरता से लिया है, चुनाव लड़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के बड़े प्रदेश स्तर तक के, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता इसमें लगे हुए हैं। हम सभी वार्डों पर जीत दर्ज कराएंगे। जीत दर्ज करा करके हर जिले में हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, जिससे एक माहौल बनेगा। 2022 में पुनः हमारी योगी जी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2022 के चुनाव की आपने बात कही है, कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव का परफॉर्मेंस है वो भी टिकट निर्धारित करेगा। तो आपकी टिकट जो है वो पंचायत चुनाव से निर्धारित होगी, लगता है आपको? आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं चुनाव का? देखिए, पार्टी ने आदेश किया था चुनाव, आप यहाँ पर उपचुनाव को लड़िए। मैं लड़ा और मुझे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इतना स्नेह और प्यार दिया, मैं यहाँ पर जीता। और जीतने के बाद मैं अपने सभी जनता के खरा उतर रहा हूँ, जनता के साथ हूँ, जनता की हर समस्या का समाधान कर रहा हूँ। और हर कार्यक्रम में, चाहे पार्टी संगठन का हो, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे विवाह, शादी विवाह, 13वीं गमी सब हो, सबके यहाँ जा रहा हूँ। अब वो तो पार्टी निर्णय करेगी किसको टिकट दिया जाएगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ सभी लोग होंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रेमपाल धनगर, विधायक टूंडला। अभी कुछ और बातें, कुछ और रहस्य प्रेमपाल धनगर साहब के, आखिर उनका बचपन कहाँ बीता, उनकी पैदाइश कहाँ की है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, कैसे उनका राजनीतिक प्रवेश हुआ, इन सब पर भी हम बात करेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और रीप्ले विद रंजीत में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं वो अपने आप में एक अनोखी शख्सियत है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल करियर की बात करें तो जो लोकतंत्र का प्रथम चरण है प्रधानी, उससे लेकर देश की संसद तक अगर पहुंचने का हुनर रखते हैं तो उनका नाम है चौधरी देवेंद्र सिंह यादव। और इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। कासगंज के मुखातिब होते हैं चौधरी देवेंद्र सिंह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है वो कैसे हुई, और आपका जो स्टार्टिंग, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है, संघर्ष
से शुरुआत आपकी होती है? देखिए, मेरा जन्म गांव अलीपुर बरवारा में एक बेहड़ में हुआ था, जो 4 जिलों का बॉर्डर पड़ता है, गंगा जी का किनारा है जी। वहाँ कोई शिक्षा का साधन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, आने जाने का कोई विकल्प नहीं था। बेहड़ था, चारों तरफ पतेले, और वहाँ केवल गैंगों के सिवाय और कोई नहीं रहा करता था। सब अशिक्षित क्षेत्र था। जब मैं सामर्थ हुआ तो मैंने सोचा कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और उस विकास के बारे में सोचने के बाद मैंने कोशिश की वहाँ शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। और जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तब सन 82 में मैं गांव का प्रधान चुना गया। वो प्रधान बनने की जो कहानी थी आपकी, क्योंकि एक बार आपके बाबूजी चुनाव लड़े और वो चुनाव हारे, उसके बाद आपने प्रण ले लिया कि इस गांव में प्रधानी कैसे जीतनी है, वो जरा वाकया बताइए कैसे था? देखिए, ऐसा था, हमारे फादर गांव में प्रधानी का चुनाव लड़े थे जी। मैं उस समय पढ़ता था, और गांव में एक कड्डी बढ़ी थे जी, वो रहते थे, तो गांव में लोगों ने उनको खड़ा कर दिया। हमारे फादर में उनमें चुनाव हुआ। फादर हमारे 8 वोटों से उनसे चुनाव हार गए, तो विश्वकर्मा जी जीत गए। उसके बाद हमारे फादर के आंखों से आंसू निकले। हम यहाँ पढ़ते थे, तो हमने सोचा कि हमने फादर को समझाया, अपने पिताजी को, कि भाई ये कोई रोने की बात नहीं है, लेकिन अगर जनता ने, आपने जनता का साथ नहीं दिया और जनता ने आपको नहीं चुना, तो इसमें रोने की बात नहीं है। उसी दिन हमने संकल्प लिया और हमने पढ़ाई छोड़ दी और हम गांव में पहुंच गए और हमने काम करना शुरू किया। और हमने उनको इतना प्रभावित किया, इतनी नज़दीकता बढ़ाई कि 6 महीने के अंदर उन पर इस्तीफा, उन्होंने गांव की प्रधानी से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ, तो हमने अपने पिताजी को वहाँ से गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ाया। और लड़ाने के बाद जब हम नाबालिग थे, करीब 12, 13, 14 साल की एज थी, चुनाव जीतने के बाद पिताजी को अपने को गांव का प्रधान बनाया। और जब वो प्रधान हो गए, उसके बाद उन्हें प्रमुखी का चुनाव लड़ाया था और वो ब्लॉक प्रमुख भी बने। वहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और रीप्ले विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप 2007 में उच्च शिक्षा आयोग के सदस्य भी रहे हैं और ताल्लुक़ रखते हैं उस धरती से जो अमीर खुसरो की धरती है, पटियाली। आइए मुखातिब होते हैं प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप पटियाली चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं इस वक्त, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नीरज किशोर मिश्रा की बचपन की यादें पटियाली से कैसे याद करते हैं, वो बचपन जो पटियाली में आपका बीता है, और चूंकि अब आपके हाथों में पटियाली की कमान भी है, सबसे पहले बचपन से शुरुआत करना चाहेंगे। नीरज किशोर मिश्रा का परिचय क्या है, जनता जानना चाहती है आपके बारे में। मैं मूल रूप से फर्रुखाबाद जिले का निवासी था। मेरे पिता पलायन में होकर पटियाली में बसे जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पटियाली में हुई और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं बाहर चला गया जी। पटियाली में मेरे पिता किसान के रूप में कार्य करते थे, रिटायर्ड चकबंदी अधिकारी थे जी। और बचपन से पटियाली में ही हम लोगों ने खेला, बड़ा हुआ, राजनीति शुरू की। मेरे बड़े भाई पंकज मिश्रा जी यहाँ सबसे पहले 1988 में चेयरमैन हुए जी, और मैं 1988 में गंजनवाड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गंजनवाड़ा में अर्थशास्त्र का असिस्टेंट प्रोफेसर बना जी। अगर हम बात करें आपके बचपन की, गंजनवाड़ा, पटियाली, क्योंकि पटियाली एक ऐतिहासिक धरती है अपने आप में, अगर प्रेरणा की बात करें, राजनीतिक प्रेरणा किससे मिलती है आपको, और कौन है आदर्श राजनीति में आपके हैं? देखिए, राजनीति की शुरुआत तो मेरे बड़े भाई पंकज मिश्रा जी ने की थी। मेरे परिवार में राजनीति करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। 25 वर्ष की आयु में वो पटियाली के चेयरमैन बने और लगातार हम 25 वर्ष आज हमें होने जा रहे हैं, हम लोग 25 वर्ष से पटियाली के चेयरमैन के पद पर आसीन हैं।
क्योंकि आपका लगाव और जुड़ाव कई राजनीतिक पार्टियों से रहा है। अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें हम, तो ऐसी कौन सी पार्टी और ऐसे कौन से नेता हैं जो आप जिनको रोल मॉडल मानते हैं? कि क्योंकि बड़े भाई ने राजनीति की शुरुआत की, आप उनको आदर्श तो मानते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडल सेट होता है कि भाई इस विचारधारा के साथ हमें जुड़ना है। तब नीरज मिश्रा की विचारधारा किसके साथ जाती है? हमारा परिवार, हम लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं जी। राजनीति की शुरुआत हमने बहुजन समाज पार्टी से की थी। 2007 में मैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सखीट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मात्र 200 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। उस चुनाव को हारने के बाद मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद का सदस्य बनाया। 2012 के चुनाव में राजनीतिक मतभिन्नता के कारण मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी और कल्याण सिंह जी के साथ राजनीति में हाथ मिलाया और अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा। 2017 के चुनाव में पुनः मैंने बसपा में वापसी की, क्योंकि मेरा कल्याण सिंह जी से वायदा था कि आप भी भाजपा में नहीं जाएंगे और हम भी बसपा में नहीं जाएंगे। बाबू कल्याण सिंह जी भाजपा में पुनः वापस हो गए, वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर बसपा में चला आया। 2017 के चुनाव में बसपा ने मुझे टिकट दिया और 3 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद अखिलेश जी ने बहुत सम्मान से मुझे बुलाया, मुझे पार्टी ज्वाइन कराई और पटियाली के मंच पर ये कहा कि नीरज मिश्रा हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारा कद बढ़ाया। और उस 2017 के चुनाव के बाद हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कासगंज जनपद के जिला उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अखिलेश जी हमारे रोल मॉडल हैं। आपने कहा अखिलेश जी आपके रोल मॉडल हैं, क्योंकि मैं 25 वर्ष की राजनीति का आपका अनुभव, कुछ यादें साझा करेंगे। यदि हम बात करें, अब समाजवादी पार्टी में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा शिवपाल यादव की थी, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है। अब एक विचारधारा मुलायम सिंह की बची हुई है। नेताजी संरक्षक हैं पार्टी। क्या मानते हैं आप, जो कुछ हुआ पार्टी के भीतर, अब 2022 की जो रणनीति है, परिवार के विवाद में मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन बतौर जिला उपाध्यक्ष आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से संगठित करेंगे संगठन को? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चोट शिवपाल यादव की तरफ से आई है, उसने बिखराव जरूर किया है समाजवादी पार्टी में। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो गंगा की तरफ बह रही है। गंगा जब बहती है तो उसमें किनारे किनारे छोटी छोटी पानी की नालियां बहना शुरू हो जाती हैं। तो समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी है, अखिलेश जी उसके उत्तराधिकारी बने, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवपाल सिंह जी का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए सम्मानित है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने निजी कारणों से नाराज होकर अगर पार्टी से दूर चला जाता है तो इससे पार्टी की मुख्य धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने सवाल आपसे किया, 2022 आपके सामने है, 2019 में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, 3 साल हैं आपके पास। संगठन को किस तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में वापसी? क्योंकि मैंने आपके जिला अध्यक्ष का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा 2022 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और वापसी करेंगे। नीरज मिश्रा के पास कौन सी प्लानिंग है जो जनपद में, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं समानांतर तौर पर अगर देखा जाए पैरेलल चल रही है और जमीनी काम कर रही है, तो मुस्लिम वोटर्स जो हमेशा से माना जाता रहा समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा, लेकिन अब क्या मुस्लिम बटेगा? क्योंकि राम मंदिर जैसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और मैं मानता हूं कि हिंदू एक मंच पे होगा। तब हिंदू वर्सेस मुसलमान का जो चुनाव इन राजनीतिक परिस्थितियों में है, तब समाजवादी, क्योंकि अगर हम बात करें कासगंज के परिदृश्य की, तो पटियाली की बात करें तो 2017 में जो चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, लेकिन 2012 की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत कर जाती है। तब नीरज मिश्रा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जातिगत और धर्म के आधार पर दोनों राजनीति सधी हुई है यहाँ पर? समाजवादी पार्टी कभी जाति की और धर्म की राजनीति नहीं करती जी। जाति और धर्म की राजनीति करने का ठेका पूरे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। हम लोग सवर्ण से लेकर दलित तक
सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हम हिंदू और मुसलमान जैसी कोई भी बात अपने मन में नहीं लाते। न पार्टी की नीतियों में कभी आपको हिंदू मुसलमान जैसी भावनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। आपको कभी दृष्टिगत नहीं होगा कि हमारी पार्टी धर्म और जात की बात करती है। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, और ख़ास तौर से हम लोग गरीब, किसान, मजदूर और जो दबे कुचले लोग हैं इनको उठाने की बात करते हैं। यही समाजवाद है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब तक अंतिम व्यक्ति को सरकार की नीतियों को लाभ न मिले तब तक समाजवाद अपूर्ण कहलाएगा। तो हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सारी जात और सारे धर्म के लोग हमारे साथ हैं। जहाँ तक आपने 2012 और 2017 की बात कही, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें पटियाली विधानसभा सीट पर हम भारी रहे थे। अब जब हम मौजूदा हालात में बात करते हैं, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, फिलहाल नगर पंचायत की कमान भी आपके पास है, बतौर अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं हैं। क्या विचारधारा का कोई फ़र्क महसूस होता है, और किस तरीके से समायोजन करके चल रहे हैं, किस तरीके से काम कर पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पंचायत अध्यक्ष के पद पर मेरी पत्नी आसीन है। आप प्रतिनिधि तो हैं ही। सरकार की योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें हम बहुत ही चढ़ बढ़कर लागू कर रहे हैं अपना नगर में। सफाई के मामले में पटियाली की छवि बनी हुई है पूरे जनपद में। प्रकाश व्यवस्था में पटियाली की तारीफ पूरे जनपद में की जाती है। सरकार की योजनाओं का हम लोग पूरा गरीब लोगों को लाभ दे रहे हैं। बात कस्बे के कल्याण की है, इसमें राजनीति हावी नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नगर के जो भी लोग हैं और जिन्हें पात्र हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, हम लोग उन्हें पूरा लाभ उठाने का मौका दे रहे हैं, और अपनी तरफ से और अपने अधिशासी अधिकारी की तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को उसका वाजिब हक मिले और लोगों की कष्ट, लोगों की परेशानियां दूर हों। यही हमारी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2017 से 2019 तक की उपलब्धियां क्या मानते हैं? आपने नगर पंचायत अध्यक्ष बतौर जो काम किया है, आपकी पत्नी डॉक्टर शशिलता मिश्रा जो हैं, उन्होंने जो काम किया, 2 साल के कार्यकाल की अगर उपलब्धियों की बात करें तो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जहन में? 2 साल में पूरी पटियाली में आप भ्रमण करके देखेंगे तो पटियाली बिल्कुल साफ सुथरी, स्वच्छ पड़ी हुई है, जो कि नगर पंचायत का पहला काम है, सफाई व्यवस्था। सफाई में हमने अपने को इस तरह प्रोजेक्ट किया है कि हमारे जिले के जो प्रभारी अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, जल अधिकारी, अपर जलाधिकारी लोग, ये भी खुश होते हैं पटियाली की सफाई व्यवस्था से। तो हमने 2 साल में सफाई पे बहुत जोर दिया है, और पटियाली का हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि हाँ, पटियाली सफाई के मामले में बहुत अव्वल है। दूसरी बात, पूरी पटियाली के कस्बे में आप किसी गली में चले जाइए, अगर आपको टॉर्च की आवश्यकता पड़ जाए तो मैं ये मानूंगा कि हमने अपना पूरा काम नहीं किया। पूरी पटियाली जगमगा रही है, और हमारी अब्दुल कलाम की एक योजना पड़ी हुई है, जिसमें हम अभी करीब 100 लाइटें लगाने और जा रहे हैं। अब्दुल कलाम प्रकाश पुंज योजना। जी। तो वो अभी पेंडिंग है, काम चल रहा है उस पर। जब वो लग जाएगा तो आप ये मान के चलिएगा, हमें सोचना पड़ेगा कि पटियाली में अब अगली लाइट कहाँ लगाएं। तो प्रकाश व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है, सफाई बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, और जहाँ तक ड्रेनेज का सवाल है, पानी की निकासी का, तो पूरी पटियाली में एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पानी भरता हो। ड्रेनेज व्यवस्था बहुत साफ सुथरी है। अगली बात, अभी बरसात का मौसम निकल के गया है, तो मैं आपको बता दूं कि पटियाली ऐसा कस्बा रहा है जिसमें प्रतिदिन नाली में और सड़क पर मच्छरों को मारने की दवाई का छिड़काव युद्ध स्तर पर किया गया, और ये प्रयास किया गया चेयरमैन साहब की तरफ से और अधिशासी अधिकारी की तरफ से कि एक भी मरीज पटियाली में डेंगू का कस्बे में न मिले, जिससे नगर पंचायत की छवि खराब हो जाए, और हम लोग उस उद्देश्य को पाने में सफल रहे। 2019 से 22 तक 3 साल का कार्यकाल है आपका। जहन में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पटियाली के लिए आप चाहते हैं कि वो आनी चाहिए, और पटियाली विकास के नए इबारत लिखे और नए रास्ते पर जाए? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? देखिए, एक तो गौशाला हम लोग बनाने जा रहे हैं, काम शुरू कर दिया गया है, और गौशाला के बनने से जो आवारा पशु घूम रहे हैं, किसानों को नुकसान कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने का हम लोग एक सफल प्रयास कर पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने तय किया है
हमने शासकीय अधिकारी से भी बात की है कि पटियाली नगर पंचायत की सीमा जो है वो बढ़नी चाहिए। पटियाली की सीमा पुरानी काफ़ी छोटी है, जबकि नगर पंचायत का दायरा, नगर पंचायत की सेवाएं, नगर पंचायत के निवासी उस दायरे से बाहर निवास करने लगे हैं। तो हम पटियाली नगर पंचायत की सीमांकन के विस्तार के लिए शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। जी। अगला, एक पटियाली में बारात घर की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं कि जो मैरिज होम है वो इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी उनमें अपनी बेटियों की शादी करने में अपने को अक्षम पाता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को एक ऐसा DPR भेजी जाए जिसमें गरीब लोगों के लिए एक बारात घर का निर्माण हो जाए, जिससे नॉमिनल रेट पर, कम से कम पैसे पर गरीबों को उनकी बच्चियों की शादी, उनके कार्यक्रम को पूरा करने में उन्हें उस बारात घर का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो जनहित की हैं। किस तरीके से आप लोग उन योजनाओं को अमली जामा पहना पा रहे हैं? किस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, अधिशासी अधिकारी के थ्रू या सभासदों के थ्रू? किस तरीके से आप लोग उन सब योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सरकार की योजनाएं खुद में एक दूसरे से उलझ जाती हैं। जी। सरकार की योजनाओं के बारे में मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ कि सरकार चाहती क्या है। नगर पंचायत के स्तर पर हम और हमारे अधिशासी अधिकारी और हमारे बोर्ड के सभी माननीय सभासदगण जी बिजली, पानी, सफाई जी ये मूल सुविधाएं देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई नाली, कोई खड़ंजा, कोई जल भराव न मिले, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले, लोग पन्नी तान के रहते थे वो पन्नी उनकी हट जाए, जी बच्चे स्कूल में जाएं, ये जो मूलभूत सुविधाएं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि नगर पंचायत का मूलभूत सुविधाओं को मूर्त रूप पहनाना यही एक जिम्मेदारी है। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2012 से 17 का जो कार्यकाल रहा, नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे, अखिलेश यादव के नेतृत्व में कहा जाता है कि नगर विकास के लिए जो राशि उपलब्ध कराएगी, फंड्स उपलब्ध कराएंगे, वो बहुत बड़े पैमाने पर, बड़ी तादाद में कराएंगे, जिससे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं का विकास भी हुआ। क्या लगता है, इस सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं में परिवर्तन किया है या फिर फंड्स पर लगाम लगाई है जिससे विकास अवरुद्ध हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले प्रदेश सरकार ने जी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं को, नगर निगम को काफ़ी पैसा दिया विकास के लिए जी, और जो काम के रूप में परिलक्षित भी हुआ है जी। मौजूदा सरकार की योजनाओं पर कोई टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं है, ये शासन स्तर की बात है। शासन तय करेगा कि कौन सी जन उपयोगी योजनाएं उन्हें बनानी हैं। जो योजनाएं सरकार बनाएगी, हम उन योजनाओं को मूल रूप देने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा, जो बता रहे थे कि विकास के रास्ते पर कैसे अग्रसर है पटियाली, और अगले 3 साल में जो योजनाएं जहन में हैं वो बारात घर की हों और कई सारी अन्य योजनाएं वो कैसे मूर्त रूप में आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। रिप्ले विद रंजीत में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल की समस्त सम्मानित जनता से मैं अपील करता हूं कि मुझे अपना अमूल मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बना सके, जिससे मैं आपके बीच सेवा कर सकूं। जी, जैसा कि अभी ग्राम पंचायत रूदो मुश्किल से चुनावी मैदान में मेरी माताजी श्रीमती मीरा देवी बघेल प्रत्याशी हैं, और मैं जनता से अपील करता हूं, ग्राम पंचायत रूदो मुश्किल की समस्त क्षेत्रीय और सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। हमारी जीत आपकी संपूर्ण जीत होगी। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा विकासी मुद्दा रहेगा। अम्बेडकर पार्क की जो व्यवस्था है बरसों से खराब चली आ रही है। मैं देखता हूं, मैंने जब से सोच संभाली है अम्बेडकर पार्क हमारे गांव का देखते हूं, मैं और गांवों में अम्बेडकर पार्क की व्यवस्था इतनी बढ़िया रहती है जो कि देखने में लोगों को अच्छा लगता है। हमारा पार्क ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल बुरी स्थिति में, उसे विकास कराना, पूरी तरह हरा भरा करना इस पंचवर्षीय योजना का मेरा मेन काम रहेगा। निधि का सदुपयोग करना, प्राथमिक विद्यालय बच्चों की उपस्थिति कराना अनिवार्य होगा। विकास समिति के माध्यम से गांव की गलियां, खरंजे, नाली उनको दुरुस्त कराना, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति कराना, और ये गांव में गरीब परिवार हैं उन्हें आवास मुहैया कराना, गांव में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लाइटों को लगवाना, वाईफाई जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है,
उनके लिए वाईफाई उपस्थित कराना और अम्बेडकर पार्क का विकास कराना, ये मेरे मेन काम होंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इन्हें बिना भेदभाव के बंधवाना, ये मेरे मेन काम रहेंगे, जिससे गांव में कोई ये ना लगे कि आज मेरे वो वृद्धा है, परेशान है, जिससे सुविधाएं रहेंगी उनके लिए। बुढ़ापे की एक सुविधा बन जाएगी, आजीविका बन जाएगी उनकी। और इसी बात को लेकर मैं गांव की जनता से अपील करता हूं कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाने की कृपा करें और अब अपना कीमती वोट देकर सत्येंद्र चौधरी को किताब पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। मैं अंबिका प्रसाद लोधी अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका दें। मेरा चुनाव चिन्ह कार है, कार पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आपका सेवक बनकर आपके दुख दर्द में काम आऊं और मेरी जीत आप सब भाइयों की जीत होगी, मेरी पंचायत की जीत होगी। मेरी जनता से यही अपील है कि पहले उन्होंने 5 साल पहले मुझे जो आशीर्वाद दिया था, और अगर मेरा न्याय चरित्र सही है तो मैं यानी जनता को बार बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज भी मुझे सहयोग कर रही है। और उनसे बात बस यही है कि अगर मेरा न्याय चरित्र अच्छा है या समाज में मैं अपना अच्छा कर सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं, अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, तो उन्हें मुझे यानी आशीर्वाद दें।